Authorities of UT Ladakh came and pasted these. लद्दाख की बर्फीली वादियों में शून्य से नीचे के तापमान पर अनशन करने वाले और हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार की नाक के नीचे भूख हड़ताल पर बैठने वाले सोनम वांगचुक एक बार फिर देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुके हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनके आंदोलन की नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति, उनकी पत्नी की कमाई और उनके संस्थानों पर लगे गंभीर वित्तीय आरोपों की है। कोई इंटरनेट वेबसाइट दावा करती है कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, तो वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि उनके एनजीओ में करोड़ों की विदेशी फंडिंग का हेरफेर हुआ है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल ड्रामा और नाटक तक कह रहे हैं। आखिर क्या है सोनम वांगचुक की संपत्ति का असली सच? उनकी पत्नी क्या करती है और वे कहां से कमाती हैं? और जंतर मंतर पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल स्ट्राइक के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में हर एक फैक्ट को गहराई से डिकोड करते हैं, जानते हैं आखिर सोनम वांगचुक के पास कितनी संपत्ति है और उनके पास ये पैसे कहां से आ रहा है। सोनम वांगचुक की इस पूरी कहानी और उनके वित्तीय साम्राज्य के सच को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट पर तैर रहे उन दावों की पड़ताल करनी होगी जो उनकी नेटवर्थ को लेकर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और अलग अलग वेबसाइट्स पर सोनम वांगचुक की कुल संपत्ति 5 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच यह है कि किसी भी आधिकारिक या सरकारी दस्तावेज में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का कोई पुख्ता आंकड़ा सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। एक इनोवेटर और एक्टिविस्ट के तौर पर उनकी असल वित्तीय स्थिति क्या है, यह जानने के लिए हमें उनके निजी बैंक खातों और उनके नाम पर दर्ज संपत्तियों की हकीकत को देखना होगा। सच तो यह है कि सोनम वांगचुक खुद को एक बेहद साधारण जीवन जीने वाला इंसान बताते हैं और उनके करीबी भी यही कहते हैं कि उनके पास कोई बड़ा पर्सनल बैंक बैलेंस या आलीशान गाड़ियां नहीं है। लेकिन जब बात करोड़ों के आंकड़ों की आती है तो लोग उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संगठनों के बीच का अंतर भूल जाते हैं और यहीं से संपत्ति को लेकर भ्रम पैदा होता है, जिसे हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सोनम वांगचुक कोई कॉर्पोरेट नौकरी या बड़ा व्यापार नहीं करते हैं तो उनके पास पैसा कहां से आता है और उनकी कमाई के असली जरिए क्या हैं? असल में सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले शिक्षा सुधारक हैं और उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा उनके बौद्धिक काम से आता है। वे दुनिया भर की जानी मानी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेमिनार में गेस्ट लेक्चर देने जाते हैं, जहां उन्हें एक बेहद सम्मानजनक ग्लोबल स्पीकर फीस मिलती है। इसके अलावा टेड टॉक्स जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न टॉक शोज से भी उनकी कमाई होती है। उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण पर कई महत्वपूर्ण लेख और किताबें लिखी हैं, जिनकी रॉयल्टी सीधे उनके पास आती है। साथ ही लद्दाख की कठिन परिस्थितियों के लिए किए गए उनके अनोखे पर्यावरण अनुकूल आविष्कारों जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले मिलिट्री टेंट और इको फ्रेंडली इमारतों के लिए उन्हें देश विदेश की संस्थाओं से भारी कंसल्टेंसी फीस मिलती है। कमाई के इन जरियों के अलावा सोनम वांगचुक को उनके बेहतरीन सामाजिक कार्यों के लिए कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज शामिल हैं। इन पुरस्कारों के साथ उन्हें करोड़ों रुपए की इनामी राशि भी मिली थी। लेकिन यहाँ उनकी संपत्ति का एक और बड़ा मोड़ सामने आता है, क्योंकि वांगचुक ने इन पुरस्कारों से मिली एक एक पाई को अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखने या अपने बैंक खाते में जमा करने के बजाय सीधे लद्दाख के सामाजिक और शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए दान कर दिया। उन्होंने इस पूरी रकम को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL की स्थापना में लगा दिया, जिससे यह साफ होता है कि उनके पास आने वाला पैसा व्यक्तिगत संपत्ति बनने के बजाय सामाजिक ट्रस्टों में चला जाता है। सोनम वांगचुक की संपत्ति की यह बहस तब तक अधूरी है जब तक हम उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की प्रोफाइल और उनकी कमाई के स्वतंत्र जरियों को न समझ लें। गीतांजलि केवल एक प्रसिद्ध एक्टिविस्ट की पत्नी नहीं है, बल्कि वे खुद एक बेहद सफल और आत्मनिर्भर सोशल एंटरप्रेन्योर और शिक्षाविद हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया है और लद्दाख लौटने से पहले वे कॉरपोरेट सेक्टर में कई बड़े और ऊंचे पदों पर काम कर चुकी हैं। गीतांजलि HIAL यूनिवर्सिटी की सह संस्थापक और डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और इसके साथ ही उन्होंने खुद के स्वतंत्र बिजनेस और ट्रस्ट जैसे हेलियोस बुक्स और ओम हॉस्पिटल्स की शुरुआत की है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके इसी शानदार योगदान के लिए
भारत सरकार ने उन्हें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया है। वे अपने स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स और बिजनेस से एक बेहतरीन आय कमाती हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की तरह ही उनकी कमाई का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लद्दाख में चल रहे शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक कार्यों में वापस लगा दिया जाता है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी कानूनी और वित्तीय कड़ियां जुड़ी हैं, वे हैं निजी संपत्ति और सोशल ट्रस्ट के बीच का अंतर, जिसे समझना हर दर्शक के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोग लद्दाख में फैले सेकमोल और HIAL जैसे बड़े और आधुनिक कैंपसों को देखकर यह मान लेते हैं कि यह अरबों की जमीन और संपत्ति सोनम वांगचुक की निजी जागीर है, जबकि कानूनी तौर पर यह बात पूरी तरह से गलत है। ये दोनों बड़े संस्थान पब्लिक और कम्युनिटी ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनका मतलब यह है कि इस पूरी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का मालिकाना हक नहीं हो सकता। यदि हम सोनम वांगचुक के अपने खुद के रहने और लाइफस्टाइल की बात करें, तो उनका मूल निवास लद्दाख का अलची गांव है, लेकिन वे अपना अधिकांश समय लेह के पास बने सेकमोल कैंपस के एक बहुत ही साधारण घर में बिताते हैं। मिट्टी और लकड़ी से बना यह घर एक पैसिव सोलर मड हाउस है, जो बिना किसी बिजली या हीटर के लद्दाख की जमा देने वाली हाड़ कंपाती ठंड में भी अंदर से पूरी तरह गर्म रहता है, जो यह दिखाता है कि उनका जीवन किसी विलासिता से नहीं बल्कि सादगी और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अब सोनम वांगचुक के जीवन के उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसने सोनम वांगचुक की इस पूरी बेदाग छवि और उनके सामाजिक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह मोड़ है उनके खिलाफ शुरू हुई सरकारी जांच और विदेशी फंडिंग से जुड़े बेहद गंभीर वित्तीय आरोप, जिसने सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। गृह मंत्रालय और विभिन्न जांच एजेंसियों के सूत्रों से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक सोनम वांगचुक के गैर लाभकारी संगठन यानी HIAL पर FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगे हैं। सरकारी दावों में यह कहा गया है कि इस संस्थान ने विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का जरूरी कानूनी लाइसेंस मिलने से पहले ही करीब 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी रकम अपने खातों में एक्सेप्ट कर ली थी, जो कि देश के कानूनों के मुताबिक एक सीधा और बड़ा उल्लंघन है। और यह आरोप यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि जांच एजेंसियों ने उनके संगठन को मिलने वाले डोनेशन के आंकड़ों पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। जांच के दौरान जो वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं, वे किसी को भी हैरान कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023-24 में इस संस्था को करीब 6 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था, लेकिन इसके ठीक अगले ही साल यानी 2024-25 में यह डोनेशन अचानक और रहस्यमयी तरीके से बढ़कर 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। इतने कम समय में फंडिंग में हुई इस भारी बढ़ोतरी ने सरकारी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए और वे इस पैसे के असली सोर्स की तलाश में जुट गईं। लेकिन इस पूरी वित्तीय कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा और तीखा आरोप यह लगा है कि HIAL के पास जो लगभग 6.5 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड यानी अतिरिक्त पैसा बचा हुआ था, उसे नियमों के खिलाफ जाकर शेशियोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी में डायवर्ट या ट्रांसफर कर दिया गया। और जब इस कंपनी के दस्तावेजों को खंगाला गया तो पता चला कि इसमें खुद सोनम वांगचुक और उनकी सहयोगी गीतांजलि डायरेक्टर्स के पद पर मौजूद हैं। इस खुलासे के बाद आलोचकों और विरोधी खेमे को सोनम वांगचुक पर हमला करने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया और वे इंटरनेट पर यह नैरेटिव चलाने लगे कि सादगी का चोला ओढ़कर पीछे करोड़ों रुपए की फंडिंग का यह असली खेल चल रहा है। इन तमाम गंभीर आरोपों और जांच की आंच के बीच ही एंट्री होती है सोनम वांगचुक के उस हाई प्रोफाइल आंदोलन की, जिसने दिल्ली के जंतर मंत्र पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। सोनम वांगचुक अपनी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली पहुंचे और देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सीधे आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली और यह साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अन्न का एक दाना भी नहीं चखेंगे। कड़कड़ाती धूप और दिल्ली के सियासी पारे के बीच उनका यह अनशन 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, जिसकी वजह से उनके शरीर का वजन तेजी से 8 किलो से ज्यादा गिर गया और उनकी मांसपेशियां तक गलने लगीं। उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और उन्हें जबरन जंतर मंत्र से उठाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इलाज और मेडिकल जांच चल रही है। लेकिन इस पूरे वाकये पर सरकार और सत्ता पक्ष का जो नजरिया है, उसने इस विवाद को एक बिल्कुल नया रंग दे दिया है। सरकार के समर्थकों और राजनीतिक आलोचकों का साफ तौर पर यह कहना है
कि सोनम वांगचुक का यह पूरा आंदोलन कोई देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की वास्तविक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सोची समझी रणनीति और पॉलिटिकल स्टंट है जिसे वे नाटक का नाम दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से यह नैरेटिव बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया गया कि जैसे ही सरकारी जांच एजेंसियों ने वांगचुक के संस्थानों के वित्तीय दस्तावेजों और बैंक खातों की हेराफेरी को पकड़ना शुरू किया और कानूनी शिकंजा कसने लगा, वैसे ही खुद को बचाने और जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने दिल्ली में आकर इस बड़े अनशन का रास्ता चुन लिया ताकि वे देश के सामने खुद को एक पीड़ित यानी विक्टिम के रूप में पेश कर सकें और सरकार पर यह आरोप लगा सकें कि आवाज उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आलोचकों का यह भी दावा है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी ताकतों का हाथ है, जो पर्दे के पीछे से उन्हें पूरा लॉजिस्टिकल और मोरल सपोर्ट दे रही हैं ताकि केंद्र सरकार को घेरा जा सके और इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। सोनम वांगचुक के इस पूरे सफर और ताजा विवादों को देखने के बाद अब जनता के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई लद्दाख का यह मशहूर इनोवेटर, जिसने अपने जीवन के कीमती साल देश को दिए और करोड़ों की इनामी राशि समाज के नाम कर दी, वह आज कुछ करोड़ रुपयों की हेराफेरी के जाल में फंस गया है, या फिर सरकार के खिलाफ लगातार लद्दाख के अधिकारों की आवाज उठाने और शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करने की वजह से उन्हें जानबूझकर इस कानूनी चक्रव्यूह में उलझाया जा रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन धरातल पर सोनम वांगचुक की असली पहचान उनकी कथित नेटवर्थ या इन विवादों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए आइस स्तूप, उनके पढ़ाए गए हजारों छात्रों और पर्यावरण संरक्षण की उनकी उस बड़ी विरासत से है जिसे किसी भी तराजू या रुपयों में नहीं तोला जा सकता। अब देखना यह होगा कि अस्पताल के बेड से शुरू हुई यह कानूनी और सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेती है और देश की जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है। आज दिल्ली के जंतर मंत्र पर भी उनका आंदोलन कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं रहा है, बल्कि यह सीधे देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों और नीट पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों के खिलाफ एक खुली जंग बन चुका है। सोनम वांगचुक का मानना है कि जब तक देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक देश का विकास मुमकिन नहीं है। इसी मांग को लेकर वे अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर डट गए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका यह अनशन लंबा खींचता गया, राजनीति का खेल भी और गंदा होता चला गया। उनके विरोधियों और कुछ खास ग्रुप्स ने इस आंदोलन को दबाने और उनकी छवि को खराब करने के लिए एक बिल्कुल नया पैंतरा आजमाया। उन्होंने सीधे सोनम वांगचुक की संपत्ति और उनकी पत्नी की कमाई पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो यह साफ समझ आता है कि जब कोई इंसान सरकार की नीतियों या व्यवस्था के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा होता है, तो उसे चुप कराने के लिए अक्सर ऐसे ही तरीके अपनाए जाते हैं। जंतर मंत्र पर चल रहे इस जायज आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी कथित नेटवर्थ और FCRA जांच के पुराने मामलों को जानबूझकर हवा दी जा रही है, ताकि जनता के मन में यह शक पैदा किया जा सके कि जो इंसान सादगी की बात कर रहा है वो अंदर से कितना अमीर है। आलोचक इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत पॉलिटिकल ड्रामा और नाटक कह रहे हैं। उनका दावा है कि वांगचुक यह सब सिर्फ जांच एजेंसियों के शिकंजे से बचने और विपक्षी पार्टियों के इशारे पर कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके लाखों समर्थक इस बात पर अड़े हैं कि देश के युवाओं के हक में आवाज उठाने की वजह से ही उन्हें इस तरह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, यह है सोनम वांगचुक की संपत्ति से लेकर उनकी पत्नी के काम और जंतर मंत्र पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल आंदोलन का पूरा सच। अब फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उनके आविष्कारों और सादगी पर भरोसा करते हैं या फिर उनकी संपत्ति पर उठ रहे इन सवालों को सही मानते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यह आंदोलन सिर्फ एक नाटक है या फिर युवाओं के भविष्य की एक असली लड़ाई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।